ओके, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, दो और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मीनिंग है जब भी F1 या F2 जनरेशन जो है अपने पेरेंट जनरेशन से यानी प्रीवियस जनरेशन के साथ इनका क्रॉसिंग होता है, उस चीज को बोलते हैं बैक क्रॉस। सो F1 और F2 का क्रॉसिंग विथ पेरेंट, एनी ऑफ द पेरेंट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एनी ऑफ द पेरेंट, अगर ऐसा होता है तो उस चीज को बोलते हैं बैक क्रॉस। इसी में एक कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी, विच इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। इसका मीनिंग है F1 और F2 यानी आगे वाली जो प्रोजेनी है वो क्या कर रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक वाले पेरेंट के साथ ही क्रॉसिंग हो रहा हो। तो अगर ऐसा होता है स्पेसिफिकली तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। दीज आर जस्ट जनरल टर्म्स जो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं लोग, तो आप लोगों को बस बाय डेफिनेशन बाय मीनिंग आना चाहिए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको इससे रिलेटेड समझने की जरूरत नहीं है। देन देयर इज वन मोर थिंग, मुझे कुछ मेंडल्स के मेथड्स आपको बताने हैं कि उसने एग्जैक्टली क्या क्या किया। उसने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड किया, ये तो बात आपको समझ में आ गई, बट उस टेक्निक के लिए उसने क्या किया, मीन्स उनको कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए एग्जैक्टली क्या किया उसने। तो 3 स्टेप्स रखे उसने। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड। तो सबसे पहले जो भी स्पीशीज, स्पेशली पी प्लांट के लिए जो भी उसे फ्यूज करवाने थे उसमें उसने प्योर ब्रीड्स ही सिलेक्ट किए। प्योर ब्रीड सेलेक्ट करना आसान नहीं होता, उसके लिए उसे कई जनरेशन तक वेट करना रहा होगा कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉन्स्टेंटली आ रहा है। देन प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन यानी F1, पेरेंट से F1 जो बनता है दैट इज फर्स्ट जनरेशन। सो F1 बन गया। देन थर्ड इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब सेम जो जनरेशन है उन्हीं की प्रोजेनीज या उन्हीं के जो आउटकम्स हैं उनके साथ जो फर्टिलाइजेशन करवाया, दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस मिल पाए, एंड ये कॉम्बिनेशंस और वेरिएशंस मिलने की वजह से उसके पास आज ये थियरी हो पाई। And after doing the research and understanding of several works, he died. किसी को पता नहीं चला. He died somewhere in 1884. After 26 years, almost 3 decades के बाद, some other young scientists found out about this theory and they developed it. उन्होंने ये चीज डेवलप की और पूरा क्रेडिट, सोल क्रेडिट मेंडल को दिया आफ्टर हिज डेथ। सोचो वो आफ्टर डेथ इतने दिन सालों के बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स बना। सो दैट वाज हिज मींस आउटगोइंग, वो अपने टाइम से काफी आगे था और उसने बहुत पहले ही इन सब चीजों के बारे में सोचना और समझना स्टार्ट कर दिया। He actually has given his whole life on this kind of concept. और अगर उसने नहीं दिया होता तो हम आज डीएनए तक नहीं पहुंच पाए होते। सो दैट्स व्हाई उसको इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं। तो जो उसने पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने हाइपोथेसिस जब जनरेट की तो उसने कुछ लॉज बनाए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसने ये डाल दिया कि जितने एलील्स हैं वो पेयर्ड में रहते हैं, तो पेयर्ड फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इन एवरी इंडिविजुअल और वही पास ऑन होते हैं और वही पेयर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहता है इन ऑल द पॉपुलेशन। सेकेंड, उसने इंपॉर्टेंट लॉ दिया हमें, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी उस पेयर्ड में से एक होगा जो कि डोमिनेंट होगा, एक होगा जो रेसेसिव होगा। थर्ड जो है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये थोड़ा सा समझ ले, ऊपर वाला तो इजी था, दिस इज लिटिल ट्रिकी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, सेग्रीगेट हो रहे हैं मीन सेपरेट हो रहे हैं। तो जो साथ में पेयर्स होते हैं, ये लॉ है कि इनको एक दिन अलग अलग सेपरेट हो जाना है। तो जब फ्यूजन होता है तब ये पेयर में नहीं होते, ये अनपेयर्ड फॉर्म में फ्यूज होते हैं। ये उसके कहने का मीनिंग था इन सेग्रीगेशन। क्यों आपको बता रही हूँ ये ट्रिकी है, बिकॉज लास्ट वन है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहे हैं मतलब काइंड ऑफ अलग होने के बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि जब भी अलग होने की बारी आती है, अलग होंगे, दिस इज वन लॉ कि वो अलग होते हैं, बट वो अलग होते कैसे हैं? जो दोनों पेयर्ड एलील्स हैं उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते एट फॉर एनी रीजंस, वो अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। वन इज डोमिनेंट, वन इज रेसेसिव, दैट इज डिफरेंट।
रेसेसिव इसलिए बिकॉज compete नहीं कर पा रहा है इसलिए रेसेसिव है, बट उनका अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है. सो पेयर्ड एलील आर independent of each other for division purpose. यही मेन डिफरेंस है और यही इसका मीनिंग है. दैट्स व्हाई सेपरेशन के ऊपर दो लॉज हैं. फर्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है सेपरेशन होगा. पेयर में फ्यूजन नहीं होता है, हमेशा अनपेयर्ड फॉर्म में फ्यूजन होता है. दैट इज द स्टेटमेंट. प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब उनके नेचर के बारे में है कि उनका नेचर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. वो एक ही घर में रह रहे हैं बट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर एनी ऑफ द एक्टिविटीज. दैट इज द मीनिंग. और यही चार मेजर कंक्लूजन्स हैं. इन्हीं चारों को मिला के हम बोलते हैं मेंडेलियन थ्योरी. यही है मेंडेलियन थ्योरी या मेंडलिज्म जो आप बोलते हो. और इसके ऊपर ही बहुत बुक्स हैं, बहुत इन डेप्थ विद many several examples with so many ratios, so many outcomes. बहुत सारी बुक्स और in-depth knowledge ऑलरेडी पढ़ी. आपको बस उसका इंट्रोडक्शन एंड सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत रखनी है. Everyone understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I'm really sorry. मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है because everyone knows the reason. But I'll try. हमारा वैसे भी सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया. अगर आप लोगों को जरूरत से ज्यादा डिस्टर्बेंस हो then you can tell me. Okay, मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. It's clear. Okay, okay. चलो सबने लिख लिया ये स्लाइड. Shall I change it? Ma'am, just a second. Okay. मैम, Yes. ये जो राइट साइड में हमने 4 स्टेप्स लिखे हैं तो इन्हीं के ऊपर मेंडल ने किया था ना सर? राइट. ये जो उसने किया उसके बाद का कंक्लूजन निकाला उसने. ये 3 लॉज बनाए. दीज 3 आर द लॉज एंड दिस इज द स्टेटमेंट कि पेयर्ड फैक्टर्स होते हैं. उसी के ऊपर उसने ये 3 लॉज बनाए. ये लॉज उसका कंक्लूजन था कि जो भी उसने अब तक पढ़ा, जो उसने स्टडी किया, जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स का ये रिजल्ट है. ये उसकी फाइंडिंग्स थी. यही लॉज यूनिवर्सल है और ये पॉपुलर है. हर कोई जेनेटिक्स पढ़ने से पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर रखे. यस, देखिए. मैम तो ये फ्यूचर में ब्रेक नहीं किए क्या, मतलब हुए नहीं क्या? नहीं, ब्रेक हुए, जरूर हुए. मैं नेक्स्ट पोर्शन जो है वो नॉन मेंडलिज्म के ऊपर है. तो एक होता है मेंडलिज्म जिसमें ये चीजें आप पढ़ते हो. दीज वर द इनिशियल स्टडीज. वेरी फर्स्ट टाइम किसी ने अटेम्प्ट किया है जेनेटिक मटेरियल एंड वो रीजंस फाइंड करने के लिए जिसपे इवोल्यूशन टिका हुआ है, जिसपे स्पीशीज का एग्जिस्टेंस बनता है. तो दैट्स व्हाई उसको एक वैल्यू दी गई क्योंकि गलत तो इनमें से कुछ भी नहीं है. बट और भी इन डेप्थ आउटकम्स थे जो एक ही स्पीशीज में नहीं, एनिमल्स में या फिर उन सब में उनको स्लाइटली डिफरेंट बनाते हैं. इन पे ही स्ट्रिक्टली सब कुछ नहीं डिपेंड करता. कुछ और भी अलग तरीके होते हैं जिनसे एलील्स जो होते हैं वो अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं या फिर वो फ्यूज होते हैं. कभी एरर्स आ जाते हैं तो वो डिसऑर्डर्स बन जाते हैं. तो ये सारी चीजें मिली, वो चीजें भी आपको पढ़नी है, उनके बारे में भी पढ़ना है. तो वो नॉन मेंडलिज्म के अंदर आती है. नेक्स्ट पार्ट में आपको वही एक्सप्लेन करने वाली थी. यस मैम, जैसे ह्यूमंस में भी डिसऑर्डर रहते तो प्लांट्स में भी होते हैं? करेक्ट. प्लांट्स में भी होते हैं, उनमें भी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं. जस्ट हम वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट सी इट एज एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जांपल दे देती हूँ आपको. बहुत सारे प्लांट्स आपने नोटिस किए होंगे उनकी लीफ में कर्लिंग शुरू हो जाती है. वो ठीक से कभी ग्रो नहीं हो पाती. वो ग्रो भी होते हैं तो उनकी लीफ कर्ल हो जाते हैं या अर्ली फॉलिंग होने लगती है बिकॉज ऑफ सर्टेन, कभी कभी तो डेफिशिएंसी है, उनको राइट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, राइट कंडीशन नहीं मिल पा रहा है. बट समटाइम्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो जेनेटिक भी हो सकता है. हो सकता है उनके ही सेल डिवीजन के टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे कोई एरर हो गया हो और जेनेटिक डिफॉल्ट की वजह से उनके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं हो रहा. तो वो क्या होता है, वो लॉन्ग लिव नहीं कर पाते. जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी सिर्फ ह्यूमन के ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जानते हैं. हम एनिमल्स में भी ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स को नहीं जानते.
क्योंकि मैमल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, क्लोजली रिलेटेड है, इसीलिए हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर को कैटेगराइज आप कर सकते हो बस कि हाँ ये डॉग्स में भी हो सकता है, ये या मंकीज में भी हो सकता है, ये बस आप यही बोल सकते हो। हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का डिसऑर्डर कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। वी नो कि हम ह्यूमन का जो सो कॉल्ड नॉर्मलिज्म है या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, तो इसलिए उससे कंपेयर करके इन रेफरेंस हम एबनॉर्मल सारी लिस्ट निकाल चुके हैं। और उनके ऊपर जब हमने फाइंडिंग्स किए तो कुछ जेनेटिक्स मिले, कुछ तो एक्वायर्ड होते हैं, वो आपने हेल्थ एंड डिजीज में देखे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सर्टेन डिसऑर्डर्स, तो वो तो अभी साइड में रख दो। तो कुछ जेनेटिक भी होते हैं जो अपने आप इनबॉर्न वो बीमारियां लेकर पैदा होते हो, तो जरूर है। तो वो चीज नॉन मेंडलिज्म के अंदर आती है, कुछ तो कहीं तो गड़बड़ हो गया। ये जो है ये स्ट्रिक्टली इनमें से कोई तो चीज फॉलो नहीं हुई होगी, नहीं हुई है, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं आपको, मेरे पास एक एक्चुअली स्लाइड है, अभी नहीं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन डिटेल दिखाती हूँ कि ऑल द जेनेटिक डिसऑर्डर्स और उनके रीजंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। Shall I change the slide? यस मैम। ओके, अभी मेंडलिज्म के बाद दो चीज हमको पढ़नी है, तो अभी मैं नॉन मेंडलिज्म थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थ्रू स्लाइड ही थोड़ी बताऊंगी, क्योंकि अब हेरिडिटी के पोर्शन में आपको अब क्या पढ़ना है, नॉन मेंडलिज्म समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट क्लास में जो मुझे बतानी है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल एंड फीमेल ह्यूमन में कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं, एंड एक सोशल मैसेज, एक सोशल कॉज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सबको समझना जरूरी है, नॉट ओनली यू, इट्स नॉट कि आपके सिलेबस में है तो आप ये पढ़ोगे, फॉर योर सोशल अंडरस्टैंडिंग, आपके इफ एवरी जनरेशन शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ। अभी के लिए फिलहाल मैं नॉन मेंडलिज्म बता देती हूँ। नॉन मेंडलिज्म में बहुत ही फेमस एक चीज है विच इज नोन एज मल्टीपल अलील। जो मेंडल था ना, उसने क्या बात कही थी, फिर से पुरानी स्लाइड, कि पेयर्ड फैक्टर्स हैं, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के दो ही रूप प्रेजेंट है। दो रूप मतलब या तो वो जैसे एग्जांपल टॉल होगा या डवर्फ होगा। कोई इंटरमीडिएट के बारे में नहीं बताया उसने, उसके बारे में उतना उसने हाईलाइट नहीं किया, बट बाद में पता चला कि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको शो करने के लिए मल्टीपल एलील्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के, एक कैरेक्टर के मोर देन 2 फॉर्मेट्स प्रेजेंट है या वेरिएशंस प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। मोर देन 2 वेरिएशंस की बात कहूँ तो एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लड ग्रुप। अब जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपका जो आरबीसी है ना, उस पे एक स्पेशल हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसी प्रोटीन पे उसके सर्टेन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होते हैं प्रोटीन के, उसके वेरिएशंस के बारे में जब आप पढ़ते हो उसी को ब्लड ग्रुप बोलते हैं। वो लोगों में वेरी करता है। कितने फेमस ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी, ए बी एंड ओ, और इनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेरिएशन, राइट। तो टोटल 8 टाइप्स है ना कैटेगरी वाइज, क्योंकि एक रीसेस फैक्टर भी तो हो जाता है RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये आपके पास है। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीपल अलील इसलिए बोला मैंने, वही आरबीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करने के लिए ए और बी ही नहीं, उसके अलावा भी अलग कॉम्बिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, जहाँ पे ऐसी चीज होती है कि ए और बी इक्वली एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब ए और बी इक्वली डोमिनेंट है और वो दोनों ही साथ में एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है। यस हर्षन। व्हाट इज RH? RH क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन जो आरबीसी पे रहता है। आरबीसी यानी उनका जो आउटर वॉल है, बाउंड्री है, उस पे प्रेजेंट है ये जो प्रोटीन है। अदर देन दिस एक और जो प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड इट इज रिलेटेड टू, मीन सिमिलर टू रीसस मंकी। रीसस मंकीज जो है, उन्हीं मंकी फैमिली में से एक स्पीशीज, उनके पास भी यही है और वो चीज हमारे पास है। तो पहले उनका जब हमने ढूंढा कि हमारे अलावा जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको भी देखते हैं क्या प्रेजेंट है, ये एक सिमिलैरिटी जरूर थी, इसीलिए उनके थ्रू हमने वो नाम रख दिया। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोटीन जो आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो डिपेंड करता है, वो वेरिएशंस डिपेंड करते हैं आरबीसी पे प्रेजेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे। हम बस उन प्रोटीन की कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं और उससे हमारे ब्लड ग्रुप के टाइप्स हमें मिल जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। तो इनका भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेरिएशंस, और रिसर्च जो है सभी में नहीं होता,
तो जिनमें नहीं होता उनको नेगेटिव बोलते हैं, जिनमें होता है उनको पॉजिटिव बोलते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही रिमोट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्राइमेट्स, मंकीज, जो हमारे एप्स, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी कुछ बातें अभी भी है हमारे पास, बट अब हम इवॉल्व हो रहे हैं ना, हम चेंज हो रहे हैं। तो कुछ पॉपुलेशन में रह गई हैं, कुछ में नहीं रह गई हैं, बट रीसस स्टिल डोमिनेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। बहुत कम लोग हैं जिनमें वो नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे ये कंक्लूजन हुआ कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स के मोर देन 2 वेरिएशंस हैं, और अगर वो 2 फॉर्मेट्स एक साथ अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसा भी हो रहा है कि वो चीज में दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वली अपने अपने ट्रेड्स या अपने अपने कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, दोनों ही एलिमेंट्स। और ऐसा भी कंडीशन है कि दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, स्टिल वो नॉर्मल आरबीसी है और अपना काम कर रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि नॉन मेंडलिज्म में आता है। सिमिलैरिटी तो है उसके थ्योरी से, बट ये कुछ अलग है जो उसकी थ्योरी से एक अलग ही लॉ बना रहा है या फिर अलग वे में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, निखिल। मैम साइंस में ऐसे बहुत बार होता है कि लॉ और ऐसे ब्रेक होते हैं, बट अगर हम देखें तो उस साइंटिस्ट के टाइम पर वो इवोल्यूशन ही नहीं हुआ होगा, तो उसकी क्या गलती उसमें? ओके, सो दैट्स ओके। फाइंडिंग्स देखो, साइंस में कैसा है कि आउटकम्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं उस पर्सन के। साइंस जो ओपिनियंस होते हैं ना, दिस इज पर्सनल ओपिनियन। किसी ने अपनी पूरी लाइफ लगाई और उसने वो थ्योरी बनाई, मतलब दैट थिंग इज पर्सनल टू दैट पर्सन। जरूरी नहीं लोग उससे अग्री करें, हो सकता है वो मोस्ट रॉन्ग भी हो। इट्स द सेम थिंग कि पहले लोगों को लगता था, जो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स एंड माइंड्स थे, उनको लगता था कि अर्थ फ्लैट है, और कई सालों तक उनकी बातों को माना गया, क्योंकि उस टाइम तक हम उतना ही इमेजिन कर पाए। बाद में पता चला कि अर्थ इज राउंड, एंड उसके बाद पता चला कि राउंड तो है और हम घूमते हैं, सन नहीं घूमता। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, आउटकम्स हैं, जो कि सिचुएशन के हिसाब से या रिसर्च के बाद इवॉल्व होते होते अपनी अपनी कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए, अपडेट करते हुए वो चीजें बनी है, वो फाइंडिंग्स आई है। टिल नाउ अब हम बहुत कुछ जानते हैं जो कि उस टाइम पे शायद इमेजिनेशन हुआ करते थे, इमेजिनेशन भी नहीं हुआ करते थे। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। शायद ऐसा टाइम आए कि हम मेंडलिज्म का कुछ भी ना पढ़े, ऐसा भी हो सकता है, बट नॉट नाउ। दैट विल बी फॉर फ्यूचर। हम नहीं जानते अभी क्या होगा। इट्स अप टू यू। आप में से कुछ फ्यूचर साइंटिस्ट ऐसा हो सकते हैं जो चैलेंज कर देंगे कुछ थ्योरीज को। अगर चैलेंज कर पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे, तो उस दिन से वो चीजें बदल जाएंगी। तो सारे बुक्स में वो कॉन्सेप्ट को बदल के पब्लिश कर देंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो चीजें सबसे बेस्ट हो जाएंगी फिर। एंड इट इज गोइंग टू बी देयर। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो वो बस उस मोमेंट का फाइंडिंग है। यस हर्षल। मैम, अगर हमें कुछ चेंज करना है मतलब पूरे बायोलॉजी में, तो कौन से मतलब इंस्टीट्यूट के पास जाना होता है? जो अथॉरिटीज होती हैं, सारे इंटरनेशनल जो कोड्स होते हैं, इन सबके इंटरनेशनल कोड्स, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जैसे डब्ल्यूएचओ है ना, डब्ल्यूएचओ सबने सुना है। हेल्थ की फील्ड में डब्ल्यूएचओ इज मेन अथॉरिटी, जो पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के जितने भी हेल्थ रिलेटेड, क्लिनिकल रिलेटेड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मेडिसिन है, उनका ख्याल रखती है। एंड देन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का, वो ग्लोबली सबका ख्याल रखती है। एंड वही फूड एंड ड्रग एफडीए जिसको बोलते हैं, वही एफडीए से जब पास होता है तब इंडिविजुअल कंट्रीज के एफडीए फिर उसको असाइन करवाते हैं। तो वैसे ही हर फील्ड में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर फील्ड में एक इंटरनेशनल कोड है, एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है, अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है, वो इसका ख्याल रखती है। तो अगर आपको अपनी थ्योरी कुछ एस्टेब्लिश करानी है, सबसे पहला रास्ता है, पहले आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आपको नेशनल, जो आपका कंट्री का जो नेशनल अथॉरिटी है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वो पहुंच गए तो वो नेशनल लेवल पे अपने आप इंटरनेशनल कंपटीशन में, वो नेशन ही है वही आगे फॉरवर्ड कर देता है, गवर्नमेंट कर देती है। करने के बाद चैलेंजेस होते हैं, आपको मॉडिफाई करना है, आपको सेवरल मीटिंग्स पे बुलाए जाएंगे, कभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। आपकी काम करते करते एक दिन आएगा कि अगर सच में सही है तो वो प्रूफ हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसके ऊपर आप और वर्क करोगे। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग गोस। बिकॉज मैं बायोलॉजी से हूँ तो मुझे वही अथॉरिटीज के नाम पता है, जैसे आईसीएमआर है इंडिया का, या फिर जैसे डब्ल्यूएचओ हो गया, एफडीए हो गया, देन आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनी नॉमेनक्लेचर्स, वैसे ही जूलॉजी के होते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के मुझे उनके नाम नहीं पता क्या हैं, बट देर आर ऑल द इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लेवल की ऑथराइजेशन कमिटी है, हर फील्ड की है और हर कैटेगरी की है। ओके, सो दिस इज इट। इतनी बात सबको समझ में आई? आज के लिए इतना ही। ओके, आई हैव अनदर क्लास इन फ्यू मिनट्स।
एक चीज बताओ, सब लोग एक्स्ट्रा क्लास के लिए रेडी हो? आई एम प्लानिंग कि फेब तक मैं आपके सारी चीजें फिनिश कर दूं, बिकॉज 10th है तो आप लोगों का थोड़े सीरियस एग्जाम्स होंगे, मार्च में आप लोग पूरे बिजी रहोगे, एंड आई रियली वांट कि ये टर्म की मैम क्लासेस अभी खत्म हो जाए। यस मैम हमारे एग्जाम कब होंगे टेस्ट के? बच्चे, आई हैव नो आइडिया, प्रोबेबली अप्रैल है, बट आई नो आपके मार्च में आपके खुद के स्कूल के एग्जाम्स है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू एट दैट टाइम। तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए यू टेल मी इफ यू आर अग्रीइंग और नॉट, क्योंकि ये जो कमिंग वीक है, परसों से मंडे से, आई एम प्लानिंग की वीकडे पे कम से कम 1 या 2 क्लास में आपके चलेगा लिए अरेंज करूँ। इज इट ओके? चलेगा मैम, चलेगा। टाइमिंग बताओगे आप लोग कौन से टाइम पे आप कंफर्टेबल हो? आफ्टर 4? मैम विल यू प्लीज एडजस्ट इट ऑन थर्सडे और आफ्टर दैट, बिकॉज हमारे स्कूल के एग्जाम चल रहे थर्सडे तक। थर्सडे तक है, ओके। सो फ्राइडे को रखूं एक क्लास आफ्टर यस 4? मैम, नो प्रॉब्लम। मैम फ्राइडे को एक्चुअली एक एक्स्ट्रा क्लास है तो वो वहाँ पे पढ़ेगा। ओके, तो आपका मैम इट्स ओके ऑन थर्सडे। इट्स ओके ऑन थर्सडे। थर्सडे को लास्ट पेपर है। थर्सडे को ठीक है मैम, थर्सडे को ठीक। तो मैं 4:30 to 5:30 या 5:30 to 6:30 ऐसा कुछ टाइमिंग रखूं? इज इट ओके? चलेगा Yes, मैम, ma'am. थर्सडे को ठीक है। ओके चलो, तो एक एक्स्ट्रा क्लास हम तब रख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे रखेंगे। ओके, सो आई हैव टू रश नाउ एवरीवन। सो बाय एवरीवन, एंजॉय योर वीकेंड यस मैम। एंड पढ़ो इसके बारे में, जितना अब तक किया है उतना पढ़ाई कर कर आओ नेक्स्ट क्लास में।